नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रा हूँ। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने लोकसभा और राज्यसभा का संगठन, गठन और उसके कार्य और शक्तियों के बारे में बात की। आज हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करेंगे कि दोनों सदन अपने अपने प्रभाव में किस प्रकार ताकतवर हैं। इस बात को हम जानते हैं कि संसद का जो निर्माण है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। राष्ट्रपति हर चीज़ की मंजूरी इन्हीं की अनुशंसाओं पर करता है। आज हम इनकी तुलना के बारे में बात करते हैं कि संविधान निर्माताओं की आशा के अनुरूप लोकसभा और राज्यसभा परस्पर संयोग पूर्वक कानून निर्माण का कार्य करेंगे। ऐसी अभिलाषा हमारे संविधान निर्माताओं की रही और शासन पर नियंत्रण के संबंध में एक दूसरे का सहयोग करेगी। यदि 1952 से लेकर आज तक लोकसभा तथा राज्यसभा के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं की आशा अपेक्षा पर आंशिक रूप से पूरी हो पाई है। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत हो पाई है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच कुछ विषयों पर, अधिकांश विषयों पर आपसी सहयोग, लेकिन कुछ विषयों पर मतभेद एक स्वाभाविक कुछ परिस्थितियों के कारण हो सकती है। प्रोफेसर मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि संस्थाओं का ये स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओं को जन्म देती हैं और जब दो संस्थाओं की स्थिति प्राय समान होती है तो उनमें मतभेद का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण अपने व्यवहार में राज्यसभा की तुलना में लोकतांत्रिक श्रेष्ठता के भाव को अपना लेते हैं और कुछ सदस्य अपने इस मनोभाव में बहकर एक संस्था के रूप में राज्यसभा के कुछ सदस्यों के आचरण एवं ऐसी टिप्पणी कर बैठते हैं जिसे राज्यसभा सदस्य अपने अपमानजनक मानती हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेदों के उदय का मूलभूत कारण यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल एवं दोनों सदनों के सदस्यों की चुनाव की पद्धतियों में मतभेद है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार हम आज थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तुलनात्मक व्यवस्था का। सदस्य संख्या, राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य संख्या में लोकसभा ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इस प्रकार
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 352 हो सकती है। वर्तमान में समय में 545 और राज्यसभा में 250 के स्थान पे 245 सदस्य हैं। निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है और प्रत्येक जनता के निर्वाचन से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विश्वास मत प्राप्त हो और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। साधारण विधेयक के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण एवं अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से किसी में पहले भी पेश किया जा सकता है और ये दोनों सदनों में किसी विधेयक के बारे में मतभेद हो जाए तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान कर सकता है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। एक बात ध्यान रखें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगनी होती है। लोकसभा की इच्छा पर ही वह विधेयक पारित हो पाता है। संविधान संशोधन विधेयक। संसद के दोनों सदनों को इस संबंध में न केवल सैद्धांतिक परंतु व्यवहारिक दृष्टि से समान शक्ति प्राप्त है। संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसे संसद के दोनों सदनों की दोनों सदनों के बहुमत के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है और वह 2/3 बहुमत होता है। सदन के दोनों सदनों को इस संबंध में शक्तियां प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है और उसे सदन के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल एक बार 1975 में 40वें संवैधानिक संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था। और अब वित्त विधेयक के संबंध में वित्त विधेयकों के संबंध में संविधान के द्वारा ही लोकसभा और को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और प्रस्तावित किया जा सकता है और लोकसभा से पारित होने पर विधेयक राज्यसभा में आएगा, जिसमें वह आवश्यक सुझाव या संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है और उसको 14 दिन के अंदर उसको वापस लोकसभा में भेजना होगा। राज्यसभा के सुझावों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। वह चाहे तो उसके प्रस्तावों को स्वीकार करे, चाहे वो उसको नहीं करे। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः भारत में
भी मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को हटाने का कार्य केवल लोकसभा में ही हो सकता है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। विशेष शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का हक है। राज्यसभा को राज्यों के एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते अन्य 2 शक्तियाँ प्राप्त, जिसमें एक है अनुच्छेद 249। राज्यसभा उपस्थित और बहुमत से मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है। दूसरा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात की गई है। 312 के अनुसार उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव करती है। अगला, कई मामलों में निम्न मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां समान है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सदनों के सदस्य का समान रूप से भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार दोनों सदनों में किसी में प्रस्तावित किया जाता है, जिसमें एक सदन महाभियोग लगाएगा, दूसरा उस महाभियोग की जांच करेगा। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों द्वारा की जाती है। इस प्रकार हम आज राज्यसभा और लोकसभा की तुलना में बात कर रहे थे। ये अनुभव किया गया कि लोकसभा की तुलना में शक्तियाँ राज्यसभा की कम है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ इसलिए कम है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन के अंदर जो बात जाती है तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और यहाँ 245 है। लोकसभा में जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं। परोक्ष रूप से निर्वाचित तृतीय सदन होता है। संविधान निर्माताओं के अनुसार राज्यसभा की तुलना में प्रथम सदन को सहायक और सहयोगी के रूप में की गई थी, प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं की गई थी। राज्यसभा के द्वारा ये आचरण किया जाता है कि वो अधिकतर सहयोगी के रूप में न रह करके प्रतिद्वंदी के रूप में कार्य करती है। ऑल ओवर हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। कुछ शक्तियाँ लोकसभा को अधिक, कुछ राज्यसभा को। ये संवैधानिक ढांचे का आधार है। राज्यसभा और लोकसभा तुलनात्मक दृष्टि से बराबर सी है, समान अधिकार है। इसी प्रकार आज हमने लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा की। सभी का इस ऑनलाइन में क्लासेस में धन्यवाद। थैंक ऑल ऑफ यू। फिर अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी का।